हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका किराडू क्लासेस की इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पर। मैं लेखन सैनी आज आपका स्वागत करता हूँ यूपीएससी नामांकन की कक्षा या क्लास या लेक्चर सेकंड में। तो आइए चालू करते हैं हम यूपीएससी। बेसिकली जो कल हमने किया था उसमें हमने कल डिग्री निकालना सीख लिया था, कल हमने होमोलॉगस सीरीज निकालना सीख लिया था, कल हमने हाइब्रिडाइजेशन देख लिया था। बट जो ये जो चैप्टर है यूपीएससी वो चालू होता है इस लेक्चर से। इस लेक्चर में हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेंगे, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या क्या नियम होते हैं नाम देने के, या किन किन नियमों से हम उनका नाम करते हैं। जैसे हम इंसान किसी भी बच्चे का नाम रखते हैं तो पूरी तरीके से पहला उसका नाम हम सोचते हैं, फिर हम उसका नामकरण संस्कार करते हैं। तो उसी तरह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी कुछ नाम हम ऐसे नहीं देते कि साहब ये है दौड़ू, ये है काड़ू, ऐसे नहीं होता। सब उसको नाम देने का एक नियम होता है, वो नियम बनाती है एक संस्था। उस संस्था का नाम है आईयूपीएससी। उस आईयूपीएससी का जो पूरा नाम है ये रहा आईयूपीएससी, उस संस्था का नाम है। इस संस्था की जो फुल फॉर्म है आईयूपीएससी की वो क्या है? वो है हमारे पास इंटरनेशनल, क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो जो सबसे पहला नाम देने का तरीका है वो आईयूपीएससी ने दिया। देखो, इनको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने की जरूरत क्या पड़ी? जैसे कि हम बायोलॉजी में देखते हैं, बायोलॉजी में भी हमारे पास कुछ साइंटिफिक नाम होते हैं। जैसे आम हो गया, तो आम का जो बायोलॉजिकल नाम होता है वो होता है मिंजीफेरा इंडिका। आम को ये नाम मिंजीफेरा इंडिका इसलिए दिया गया ताकि आम को सार्वजनिक, या फिर जो नाम मिंजीफेरा इंडिका आम का भारत में है वही सोमालिया में होगा, वही नाइजीरिया में होगा। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि साइंटिस्ट जो होता है वो किसी भी देश का हो सकता है, तो उनको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए उनको कंफ्यूजन ना हो किसी भी कंपाउंड के नाम के अंदर या किसी भी नाम के अंदर, तो हर एक चीज़ को साइंटिफिक नाम दिए जाते हैं। साइंटिफिक नाम जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह पर सेम होते हैं। उसी तरह जो संस्था है आईयूपीएससी, उसने भी हमारे पास कुछ नियम बनाए हैं। उन नियमों के तहत हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा माना जाता है तरीका नाम देने का किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, बोले तो साइंटिफिक नाम देने का तरीका, वो है आईयूपीएससी का। फिर जो दूसरा तरीका होता है वो होता है साधारण नाम पद्धति। क्या होता है बेसिकली? साधारण नाम पद्धति। क्या बोलते हैं उसको बेसिकली हम? साधारण नाम पद्धति। क्या बोला जाता है? साधारण नाम पद्धति। साधारण नाम पद्धति को अंग्रेजी में हम कॉमन नेम सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन नेम सिस्टम। इस कॉमन नेम सिस्टम में ऐसा कोई नियम नहीं होता, आपको केवल और केवल रटना पड़ेगा इसको, साधारण नाम पद्धति को। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रख देता हूं। जैसे जैसे ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, इस कंपाउंड को हमारे पास बेंजोइक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेंजोइक एसिड। और ये इसका साधारण नाम है। अगर मैं इसका आईयूपीएससी नाम निकालने की कोशिश करूंगा तो आईयूपीएससी नाम कुछ और निकल के आएगा, किंतु इसका क्या माना जाता है? साधारण नाम। तो कुछ कुछ जगह पर हमारे पास साधारण नाम पद्धति को भी महत्वता दी जाती है और उन्हें मान लिया जाता है। जो तीसरा तरीका होता है नाम देने का वो होता है बेसिकली व्युत्पन्न नाम पद्धति, बोले तो डिराइव्ड नेम सिस्टम। व्युत्पन्न नाम पद्धति का मतलब क्या होगा? व्युत्पन्न नाम पद्धति का मतलब होता है कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस स्रोत से हमारे पास बनता है, उस स्रोत के बेसिस पे उसका नाम दे दिया जाता है। जैसे मेरा नाम है लेखन सैनी, तो मेरा नाम मैं जिस स्रोत से आया हूं, मेरे पिताजी का नाम है रामनिवास सैनी, तो मेरा पूरा नाम हो जाएगा लेखन रामनिवास सैनी। तो मैं जिस सोर्स से उत्पन्न हुआ हूं, जिस सोर्स से मैं उत्पन्न हुआ हूं, उसके बेसिस पे नाम मेरा दिया गया है, ठीक है। तो तीन तरीके से नाम दिए जाते हैं। पहला नाम होता है बेसिकली आईयूपीएससी सिस्टम, दूसरा नाम देने का तरीका होता है साधारण नाम पद्धति, तीसरा नाम देने का तरीका होता है हमारे पास व्युत्पन्न नाम पद्धति। इसे अंग्रेजी में डिराइव्ड नेम सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिराइव्ड नेम सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तो अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। तो आईयूपीएससी जो नामांकन सिस्टम है, सबसे पहला हम उसे करेंगे, फिर कॉमन नेम, हम साधारण नाम पद्धति पे जाएंगे, और फिर अंत में हम जाएंगे किसके ऊपर? व्युत्पन्न नाम पद्धति, डिराइव्ड नेम सिस्टम पर। 11वीं कक्षा के अंदर या फिर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें सबसे जरूरी होता है आईयूपीएससी। 99.99% क्वेश्चन आईयूपीएससी के ही सेक्शन से आता है। तो इसमें नाम देने के कुछ तरीके होते हैं और उन तरीकों को हम धीरे 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 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है, जो सबसे पहला नियम है, वो नियम क्या है? देखिए, तो जो सबसे पहला नियम आता है हमारे पास, वो नियम आता है कि जनक श्रृंखला का चयन करना, मतलब पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना। अब देखिए,
जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपके सामने आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, ये 4 कार्बन का, ये क्या है, ये एक 4 कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसका नाम देने के लिए मुझे सबसे पहले जनक श्रृंखला खोजनी पड़ेगी। जनक श्रृंखला का मतलब क्या होता है, पेरेंट चेन। जनक श्रृंखला का मतलब क्या होगा, पेरेंट चेन, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखूंगा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सी जनक श्रृंखला है वो मैं खोजूंगा। फिर दूसरे नंबर पे मैं जनक श्रृंखला का नामांकन करूंगा, मतलब नंबरिंग करूंगा। फिर तीसरे नंबर पे मैं ये रूल लगा दूंगा जिसे PWS रूल कहा जाता है। इसको याद करने की ट्रिक है, पैसे वैसे से, पैसे का P, वैसे का W और से का S। तो ये PWS रूल जो है, वो PWS रूल क्या बोलता है, PWS रूल ये बोलता है कि कभी भी आप IUPAC नामांकन करोगे तो सबसे पहले आएगा प्रफिक्स, फिर आएगा वर्ड रूट, फिर आएगा सफिक्स। आगे देखते हैं इसको एक खाली पेज में हम, ठीक है। तो देखिए, IUPAC नामांकन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, जनक श्रृंखला को देखना होगा। फिर जनक श्रृंखला को देखने के बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे जनक श्रृंखला का नामांकन। क्या करेंगे, जनक श्रृंखला का नामांकन। जनक श्रृंखला का नामांकन करने के बाद, जनक श्रृंखला का नामांकन करने के बाद हम प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स वाला रूल लगा देंगे। अब हम इन तीनों रूल्स को धीरे धीरे और चौड़ाई से और विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहला रूल आता है जनक श्रृंखला को देखना। देखो, कोई सा भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना, उसको बनाने के 3 तरीके होते हैं। आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। तो 3 तरीके से हम किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिख सकते हैं। एक तरीका वो होता है जिसमें हम सारे के सारे अणु या सारे के सारे तत्व और सारे के सारे बॉन्ड को दिखाते हैं। उदाहरण के रूप में आप देखिए, H सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, H, ये H और ये H। ये जो संरचना मैंने आपके सामने बनाई है, ये वाली, इस संरचना के अंदर हर एक बंद हर एक तत्व दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका तो ये हो गया कि मैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस तरीके से बना सकता हूं कि मैं सारे बंद और सारे तत्व दिखा दूं। दूसरा तरीका होता है कि किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं इस तरीके से दिखा सकता हूं कि मैं कुछ तत्व दिखा दूं और कुछ बंद दिखा दूं और कुछ बंदों को मैं छुपा दूं। उदाहरण के रूप में आप देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसमें देखिए मैंने कुछ बंद दिखाए हैं और कुछ बंद छुपा दिए हैं, समझ गए, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा तरीका आता है, वो तीसरा तरीका क्या आता है तीसरा तरीका आता है हमारे पास बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन या बॉन्ड लाइन। अब बॉन्ड लाइन बनाना या बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, देखो, बॉन्ड लाइन का मतलब ये होता है कि मैं हर एक पॉइंट को एक कार्बन मानता हूं। ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, फिर मैं इसको एक सीधी रेखा से जोड़ दूंगा, ठीक है। तो जहां से सीधी रेखा रुकेगी वहां पर भी एक कार्बन होगा, वहां पर भी एक कार्बन होगा, ठीक है। तो समझ गए। तो बॉन्ड लाइन का मतलब होता है एक सीधी रेखा से बॉन्ड को दिखाना, और जहां पर रेखा खत्म होती है वहां पर क्रमशः एक का क्या मान लेते हैं, हम कार्बन मान लेते हैं। तो ये बताने का कारण ये था कि आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक में किसी भी कंपाउंड को लिखने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका जिसमें सारे के सारे तत्व दिखा दिए, सारे के सारे बंद दिखा दिए। दूसरा तरीका जिसमें सारे के सारे तत्व तो दिखा दिए बट कुछ बंद दिखा दिए और कुछ बंद छुपा लिए। तीसरा तरीका बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन का मतलब होता है बॉन्ड को मैं एक लाइन की तरह रिप्रेजेंट करूंगा और उनके जो कोने होंगे हर एक कोने पर मैं एक कार्बन रख दूंगा। समझ में आ गया सर। तो देखो हम कहाँ थे, हम थे IUPAC नामांकन पे। IUPAC नामांकन के लिए आपको सबसे पहला क्या करना चाहिए, सबसे पहला क्या करना आना चाहिए, आपको आना चाहिए सब पेरेंट चेन सिलेक्ट करना, बोले तो जनक श्रृंखला पहचानना। अब जनक श्रृंखला आप कैसे पहचानेंगे, देखिए, जनक श्रृंखला पहचानने के लिए आप क्या करेंगे, उस कंपाउंड में क्या होने चाहिए, उस कंपाउंड के अंदर क्रियात्मक समूह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बेसिकली उस कंपाउंड में क्रियात्मक समूह होना चाहिए। उदाहरण के रूप में मैं ले लेता हूं, जिस कंपाउंड में क्रियात्मक समूह होगा उसे मैं जनक श्रृंखला मानूंगा। दूसरा, अगर क्रियात्मक समूह नहीं है, तो फिर उस जगह मैं क्या देख लूंगा, बहुबंद। अगर क्रियात्मक समूह नहीं है, अगर क्रियात्मक समूह नहीं है तो क्या मानेंगे, तो बहुबंद मानेंगे।
अभी धीरे धीरे और क्लियर होता जाएगा, हम अगली स्लाइड पे एक बार आपको एक और ढंग से क्लियर कर देंगे। और अगर क्रियात्मक समूह नहीं है तो बहुबंध को मानेंगे, और अगर बहुबंध और क्रियात्मक समूह दोनों ही नहीं है, अगर बहुबंध और क्रियात्मक समूह दोनों ही नहीं है तो कार्बन की संख्या देखेंगे। क्या देखेंगे? कार्बन की संख्या देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के लिए आपको जनक श्रृंखला को खोजना पड़ेगा। जनक श्रृंखला खोजने के लिए मैंने आपको मुख्य तरीके से 3 चीजें बताई जो आपके इतनी ज्यादा क्लियर नहीं हुई होगी, फिर भी एक बार मैं दोबारा से इनको इंटरप्रेट कर देता हूँ। इनका अर्थ क्या है? देखिए, इनका अर्थ ये है कि जिस कंपाउंड में क्रियात्मक समूह होगा या तो हम उसे जनक श्रृंखला मानेंगे, जिस कंपाउंड में क्रियात्मक समूह नहीं है किंतु बहुबंध है तो फिर उसे हम बेसिकली जनक श्रृंखला मान लेंगे। क्या बोला मैंने? अगर क्रियात्मक समूह नहीं है तो बहुबंध को मानेंगे, मतलब बहुबंध वाले कंपाउंड को जनक श्रृंखला मानेंगे। ठीक है, अगर क्रियात्मक समूह और बहुबंध दोनों ही नहीं है, अगली लाइन देखिए, अगर क्रियात्मक समूह और बहुबंध दोनों ही नहीं है तो हम किसे देखेंगे? तो हम कार्बन की संख्या को देखेंगे। क्या करने के लिए? जनक श्रृंखला मानने के लिए। उदाहरण के रूप में आप देखिए यहाँ पर, तो जो उदाहरण नंबर 1 है वो क्या है? सॉरी, जो उदाहरण नंबर 1 है वो क्या है? देखिए, अगर मैं एक कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, हम हाइड्रोजन को नहीं दिखाएंगे, एक उदाहरण ये जनक श्रृंखला मैं आपको देखना सिखा रहा हूं, जनक श्रृंखला कैसे निकालेंगे। अब देखिए, जनक श्रृंखला निकालने के लिए सबसे पहले आप देखिए, क्या इसमें कोई क्रियात्मक समूह है? नहीं सर, इसमें कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं है। दिख रहा है आपको कोई क्रियात्मक समूह है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि सारे के सारे कार्बन 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 ही है, कोई क्रियात्मक समूह नहीं है। क्या यहाँ पर कोई बहुबंध है? नहीं सर, यहाँ पर तो ये कोरा सीधा डंडा सीधा डंडा सीधा डंडा सीधा डंडा ही है, तो बहुबंध भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो पहला और दूसरा लो तो हटाओ। फिर तीसरा लो क्या था? तीसरा लो ये था कि जिस कंपाउंड में क्रियात्मक समूह और बहुबंध दोनों में से कुछ भी नहीं होता तो हम वहां पर क्या मानेंगे? तो हम वहां पर मानेंगे कार्बन की संख्या। तो ठीक है, अब देखो एक चीज और, जो चेन होती है ना, मैंने क्या यूज किया? जनक श्रृंखला। तो श्रृंखला हमेशा सीधी बनाई जाती है, याद रखना, श्रृंखला हमेशा सीधी बनाई जाती है, केरी या फिर उल्टी सिल्टी नहीं बनाई जाती। ठीक है, हमारे राजस्थानी में उल्टी सुल्टी को केरी कहा जाता है। ठीक है, तो उल्टी सुल्टी श्रृंखला नहीं बनाई जाती। ठीक है, तो सबसे पहला मैं श्रृंखला देखने के लिए देखो क्या करूंगा, मैंने पहला नियम आपको बता दिया ना कि इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, कोई बहुबंध नहीं है, तो हम कार्बन एटम से जाएंगे। ठीक है, तो पहली श्रृंखला हम बना के देखेंगे। ठीक है, ये देखिए, क्या ये पहली श्रृंखला है? हाँ सर, एक श्रृंखला ये बन रही है। ठीक है बेटा, दूसरी श्रृंखला सर, दूसरी श्रृंखला ये वाली बनेगी, कौन सी वाली? ये वाली। दूसरी श्रृंखला सर, सीधी सीधी श्रृंखला सर, ये भी तो बन सकती है। हाँ, ये बन सकती है, देखो बना दी। ठीक है सर, ये बन गई दूसरी श्रृंखला। सर एक श्रृंखला और बन सकती है, कौन सी? ये वाली। ठीक है, तो ये वाली भी बना देते हैं, इसको अलग अलग से बना देते हैं। ठीक है, ये वाली एक श्रृंखला ये बन गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब मैंने ये बोला था ना आपको कि जनक श्रृंखला उसे ही मानेंगे जिसमें कार्बन अणुओं की या कार्बन की संख्या जिसमें ज्यादा होगी। ठीक है, तो जो प्रथम श्रृंखला है ना, जो पहली श्रृंखला है उसमें कितने कार्बन है? 1 2 3, क्या है हमारे पास? लिख लें 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितने कार्बन है? 7 कार्बन। जो दूसरी श्रृंखला है उसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है? 5। कितने कार्बन है? 5। और तीसरी श्रृंखला में कितने कार्बन है? सर तीसरी श्रृंखला में मेरे को तो केवल 3 ही कार्बन दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, 3 ही कार्बन है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो ये पहली वाली श्रृंखला है, पहली वाली श्रृंखला बोले तो ल से लाल कलर वाली श्रृंखला, क्या मैं इसे जनक श्रृंखला मान लूं? ठीक है सर, मान लूं। ठीक है, दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं। ठीक है सर, दूसरा उदाहरण ले लो आप। दूसरा उदाहरण लेने से पहले एक बार आपकी नजर में इस नियम पर डालना चाहूंगा। कौन से नियम पर? सर देखो ये वाले नियम पर। इस नियम पर क्या दे रखा है? वरीयता। वरीयता को हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रीफरेंस, बोले तो प्रायोरिटी। प्रायोरिटी ना समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसे देना है? सबसे पहले हमारे को जनक श्रृंखला देखने के लिए सबसे पहला देखना होगा कि क्या उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्रियात्मक समूह है।
ठीक है, देख लिया क्रियात्मक समूह। अगर क्रियात्मक समूह आपको नहीं मिलता तो फिर आप जाओगे बहुबंधों पर। क्या उसमें बहुबंध है? माना उसमें बहुबंध भी नहीं है, तो अब उसके बाद आप जाओगे कार्बन की संख्या पर। अगर कार्बन की संख्या भी सेम आती है तो फिर उसके बाद आप जाओगे बेसिकली साइड चेन की संख्या पर। किस पर? साइड चेन की संख्या पर। ये देख लिया आपने वरीयता? ठीक है सर, देख लिया। अब देखो, अब देखो सबसे पहला उदाहरण आता है ये। हमें केवल और केवल इनका नाम नहीं देना, केवल और केवल इनमें जनक श्रृंखला निकालनी है कि इनमें जनक श्रृंखला कौन सी है। तो जो पहला वाला है, जो पहला वाला है ये, इसमें कौन सी जनक श्रृंखला आएगी? देखो यहां से हम कार्बन को काउंट करना चालू करेंगे। 1 2 3 4 5, सीधी श्रृंखला 5 कार्बन की। ठीक है, ये बना ली हमने सीधी श्रृंखला। कितने कार्बन की? 5 कार्बन की सीधी श्रृंखला हमने यहां से बना ली। ठीक है सर, सीधी सीधी 5 कार्बन की एक श्रृंखला बन के तैयार हो गई। ठीक है सर, और भी तो श्रृंखलाएं बन सकती हैं। यहाँ देखो कौन सी, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये भी 5 कार्बन की, ये भी 5 कार्बन की, इसको भी बना लेते हैं। ये भी 5 कार्बन की हो गई। ठीक है, अब इस वाले कार्बन को देखेंगे, 1 2 3 4 5 अच्छा है। अब तक तो हमारे पास जो श्रृंखला हम देख रहे थे इस वाले कार्बन से देखेंगे, 1 2, दोबारा से देखेंगे। देखो ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास देखो इसमें कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6। कितनी आ रही है? देखो 1 2 3 4 5 और 6। मतलब यही हमारे पास बेसिकली जनक श्रृंखला हो जाएगी, जनक श्रृंखला हो जाएगी। देखो दोबारा से मान लो मेरे को कुछ भी नहीं आता, मेरे को नहीं आता जनक श्रृंखला कैसे निकालते हैं, मेरे को बस 3 नियम पता है। कौन से 3 नियम? सबसे पहले निकालना है हमारे को क्रियात्मक समूह, फिर निकालने हम देखने हमारे को बहुबंध, फिर देखने कार्बन की संख्या। देखो क्या इसमें कोई क्रियात्मक समूह है? नहीं सर, मेरे को तो नहीं दिख रहा। क्या इसमें कोई बहुबंध है? नहीं सर, वो भी नहीं दिख रहा मेरे को। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कार्बन की संख्या देखूंगा, है ना। तो देखो कितनी हमारे पास यहाँ पर 2 श्रृंखलाएं बन सकती है। कौन सी कौन सी? एक तो देखो ये वाली श्रृंखला बन सकती है, ये वाली। ठीक है सर, और सर एक सीधी वाली श्रृंखला बन सकती है। 2 श्रृंखलाएं सर हमारे को दिख रही है जो इसमें बन सकती है। ठीक है, तो एक काम करो, तुम इन दोनों श्रृंखला को देखो, अपने मन में सोचो और ये देखो कि किस वाली श्रृंखला के अंदर कार्बन की संख्या ज्यादा है। तो देखो इस वाली श्रृंखला में हम देखेंगे 1 2 3 4 5। कितने? 5 कार्बन है। इस वाली श्रृंखला में 1 2 3 4 और 5। ठीक है, दोनों में 5 5 कार्बन आ रहे हैं। अब आप ऐसी स्थिति जब भी आ जाए कि जब हमारे पास क्रियात्मक समूह ना हो, जब हमारे पास बहुबंध ना हो और हमारे पास कार्बन की संख्या भी समान आ रही हो, है ना, और कोई साइड चेन भी ना हो और कार्बन की संख्या समान आ रही हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी भी एक को जनक श्रृंखला मान लेंगे। क्या करेंगे? किसी भी एक को जनक श्रृंखला मान लेंगे। ठीक है, तो सर मैं इसको जनक श्रृंखला मान लेता हूँ। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन आता है उसमें हमारे पास हमारे को सबसे पहले देखना है, इस क्वेश्चन में देखो 3 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम क्या है? क्रियात्मक समूह देखो। क्या करो? क्रियात्मक समूह देखो। ठीक है सर, देख रहा हूँ, मेरे को तो दिख रहा है क्रियात्मक समूह। कौन सा है बेटा यहाँ क्रियात्मक समूह? देखो यहाँ पर है एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, जिसे अपन बोलेंगे एल्डिहाइड। तो यहाँ पर एल्डिहाइड जो है वो क्रियात्मक समूह, मतलब सर पहला नियम तो ये फॉलो कर रहा है, पहला नियम के हिसाब से तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह है। ठीक है सॉरी दूसरा हमारे पास क्या, यहाँ पर बहुबंध है क्या? क्या इस वाले कंपाउंड के अंदर बहुबंध है क्या? नहीं सर, इसमें बहुबंध नहीं है, मतलब दूसरा नियम यहाँ पर नहीं लगने वाला। तीसरा हमारे पास हमारे को क्या देखना है? तीसरा नियम क्या था? कार्बन अणुओं की संख्या। तो सुनो, अब हमारे पास श्रृंखला देखो, तुम्हारे मन में सोचो कि कौन सी वाली श्रृंखला तुम्हारे को देखनी है। देखो एक श्रृंखला तो बन रही है ये वाली। ठीक है सर, एक श्रृंखला तुम्हारे पास बन रही है ये वाली। देखो इस वाली श्रृंखला के अंदर, इसको श्रृंखला नंबर 1 मान लेते हैं हम। ठीक है, इस वाली श्रृंखला के अंदर अगर अपन जाएं, इसमें इस वाली श्रृंखला के अंदर अगर अपन जाएं तो इसमें देखो कार्बन कितना है, एल्डिहाइड का 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। इस श्रृंखला में कितने कार्बन है सर? 6 कार्बन है। ठीक है, दूसरी श्रृंखला आप देखिए, है ना, दूसरी श्रृंखला कौन सी बन रही है? दूसरी श्रृंखला ये वाली बन रही है। इसमें कितने कार्बन है सर? सेम, इसमें भी 6 कार्बन। मतलब ये दोनों वाले क्या होंगे? सेम होंगे। समझ में आ गया? ऊपर से हमने श्रृंखला ली तो भी 6 कार्बन, नीचे से हमने श्रृंखला ली तो भी 6 कार्बन, तो इसका मतलब ये समान है, सेम है। बिल्कुल सही बात है, सेम है। तो सर पर अंतर कहाँ पे? फिर हम सर इसमें श्रृंखला कौन सी लेंगे? इसमें श्रृंखला लेंगे, एक सेकंड रुको, इसमें श्रृंखला लेंगे ये वाली। देखो अब फिर तुम ये देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। तो इसमें श्रृंखला काफी सारी है, इसमें 3 श्रृंखला बन सकती है। जैसे इस कंपाउंड को मैं एक स्लाइड में अगली में बना के दिखाता हूँ तुम्हारे को कि ये कंपाउंड कुछ ऐसा था। देखो ठीक है, ये कंपाउंड कुछ ऐसा था। ठीक है,
ये कंपाउंड कुछ ऐसा था। सुनो, अगर तुम इधर से भी कार्बन गिनोगे ना, 1 2 3 4 5, 5 आ रहे हैं, इधर से गिनो 1 2 3 4 5, 5 आ रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे गिनो, कैसे गिनो, ऐसे गिनो, एक सेकेंड, हाँ अब ऐसे गिनो 1 2 3 4 5, अब 6। अब तक ऊपर वाले में आ रहे थे 5, इस वाले में आगे 6। इसका मतलब यही हमारे पास क्या हो जाएगा, यही हो जाएगी हमारे पास बेसिकली क्या, जनक श्रृंखला। क्या हो जाएगी, जनक श्रृंखला, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर हम जाएं, इस वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे, देखो क्या हो रहा है, इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे हम क्या हो रहा है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे, देखो क्या इसमें क्रियात्मक समूह है, हाँ क्रियात्मक समूह है। क्या इसमें बहुबंध है, हाँ सर इसमें तो बहुबंध ही है। तो फिर हम देखो, सबसे पहले हमारे को लेना है साहब पेरेंट चेन में क्रियात्मक समूह को। सर ले लिया क्रियात्मक समूह को, ठीक है, ये ले लिया, ये क्रियात्मक समूह को ले लिया, ले लिया, ठीक है, ये क्रियात्मक समूह को ले लिया, ये क्रियात्मक समूह को ले लिया। क्रियात्मक समूह के साथ साथ हमें कुछ ऐसी कंडीशन बनानी है कि बहुबंध भी हमारे बेसिकली श्रृंखला के अंदर आ जाए। तो क्रियात्मक समूह भी आ गया, बहुबंध भी आ गया, और फिर अंत में जो सबसे कम वरीयता रखता है वो रखता है हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का। दोबारा से मैं आपको बेसिकली श्रृंखला लेना सिखा देता हूं, जिसे अपन अंग्रेजी में पेरेंट चेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन लेने के लिए आपको 3 कंडीशंस का पता होना चाहिए। सबसे पहले आप देखेंगे फंक्शनल ग्रुप, दूसरे नंबर पे आप देखेंगे बेसिकली क्या, दूसरे नंबर पे आप देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का अर्थ होता है हमारे पास बहुबंध। क्या होता है मल्टीपल बॉन्ड का अर्थ, बहुबंध। और तीसरे नंबर पर आप देखेंगे क्या, तीसरे नंबर पर आप देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो कभी भी जब भी आप पेरेंट चेन सिलेक्ट करोगे, बोले तो जनक श्रृंखला सिलेक्ट करोगे, तो आपको इस तरीके से जनक श्रृंखला सिलेक्ट करनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट क्रियात्मक समूह भी उस श्रृंखला के अंदर आ जाएं, प्रेजेंट उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद बहुबंध भी उस श्रृंखला के अंदर आ जाएं, और ऐसा भी हो कि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कार्बन के एटम आ सके। तो ये 3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए किसी भी जनक श्रृंखला को मानने के लिए या जनक श्रृंखला कंसिडर करने के लिए, ठीक है। अब अगला कंसेप्ट क्या आता है, दूसरा नंबर की जनक श्रृंखला को हमने बना लिया, ठीक है साहब, ये जनक श्रृंखला है। हाँ, अब इस जनक श्रृंखला को हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने जनक श्रृंखला मान ली, ये हमने पेरेंट चेन मान ली, जनक श्रृंखला को पेरेंट चेन कहेंगे। अब से माना कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है सर, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम सबसे पहला देखो नाम देने के लिए हम क्या करेंगे, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सबसे पहले इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम जनक श्रृंखला को मानेंगे। ये इसकी जनक श्रृंखला हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए, ये जनक श्रृंखला हो गई, ये जनक श्रृंखला हो गई, ठीक है। अब जनक श्रृंखला हमने बना ली, ठीक है। लेकिन अब इस जनक श्रृंखला के बना लेने के बाद हम इसका नामांकन करेंगे। नामांकन बोले तो अंग्रेजी में नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग करने के भी कुछ नियम होते हैं, देखो बहुत सिंपल है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के 3 नियम होंगे। सबसे पहला, पेरेंट चेन सेलेक्ट करते समय हमें ये ध्यान होना चाहिए कि हमारी जो चेन है उस चेन के अंदर हमारे को क्या मिल जाए, क्रियात्मक समूह बोले तो फंक्शनल ग्रुप मिल जाए, हमारे को उसमें मल्टीपल बॉन्ड बोले तो बहुबंध मिल जाए, हमारे को उस चेन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एटम चाहिए। तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तो हमारे को पेरेंट चेन मिल जाएगी, जैसे इसमें हमारे को मिल गई, ठीक है। दूसरी, जैसे हमारे को पेरेंट चेन मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। अब इसकी नंबरिंग करने के भी कुछ नियम होते हैं। देखो, कोई बच्चा जिसे रूल नहीं आता, मानो कोई बच्चा है, उसे मैंने बोला कि एक चित्र है एक, है ना, उसके लिए तो चित्र ही है, उसको नंबरिंग नहीं आती, तो ठीक है तेरे लिए कि चित्र है, तो तू एक काम कर, इसके अंदर ये जितने भी कोण है ना, इन कोणों पे नंबर रख के दिखा दे। तो वो देखो कैसे नंबरिंग करेगा, 1 2, कलर दिख रहा नहीं है, एक सेकेंड। तो देखो वो कैसे नंबरिंग करेगा बाबू, इधर देखो, 1 2 3 4 5, या तो वो ऐसे नंबरिंग करेगा या फिर वो नंबरिंग करेगा उधर से 1 2 3 4, या मतलब जिसको नंबरिंग का नियम नहीं पता वो 4-5 तरीके से नंबरिंग कर सकता है। तो IUPAC ने सोचा कि जब पेरेंट चेन सिलेक्ट हो गई तो पेरेंट चेन की नंबरिंग का भी एक नियम होना चाहिए, तो वो दूसरा नियम है जिसे अपन बोलेंगे जनक श्रृंखला का नामांकन, ठीक है। तो जनक श्रृंखला का नामांकन हम करेंगे। उसके अंदर जो सबसे पहली बात बोली गई है, हमारे आपकी नजर बोर्ड पे होनी चाहिए, देखिए सबसे पहली बात क्या बोली गई है। सबसे पहली बात इसमें ये बोली गई है कि जनक श्रृंखला में उपस्थित, ये क्या है, उपस्थित कार्बन की नंबरिंग करनी है। तो किस तरीके से करेंगे कि हमारे को मिनिमम नंबर मिल जाए। किसको मिनिमम नंबर मिल जाए, जो क्रियात्मक समूह उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हैं। दोबारा से देखिए, इधर देखिए कि जब भी हम
जनक श्रृंखला के अंदर नामांकन करेंगे तो जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन की नंबरिंग करने के लिए हम उस कार्बन को मिनिमम नंबर देंगे। किस कार्बन को? जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसे हम मिनिमम नंबरिंग देंगे। दोबारा से देखिए, ये अभी हमने वीर्यता पीछे देखिए कि सबसे ज्यादा वीर्यता होती है क्रियात्मक समूह की, फिर वीर्यता होती है बहुबंध की, फिर वीर्यता होती है हमारे पास साइड चेन की। होती है। देखो सबसे पहला हम देखेंगे क्या इसमें कोई क्रियात्मक समूह है इस कंपाउंड में। ठीक है सर, क्रियात्मक समूह दिख रहा है, ये रहा COOH। क्या इसमें बहुबंध है? बहुबंध इसमें नहीं है। क्या इसमें बहुबंध है? बहुबंध इसमें नहीं है। क्या मैं अब इस क्रियात्मक समूह को लेते हुए सीधी एक श्रृंखला बना सकता हूं? जी सर, ये एक सीधी श्रृंखला बन गई। क्या बन गई? एक सीधी श्रृंखला बन गई। ठीक है, अब श्रृंखला बन गई तो इस श्रृंखला का मैं नंबरिंग करूंगा। अब नंबरिंग करने के लिए मैंने क्या बोला आपको कि नंबरिंग आप इस तरीके से करोगे कि जो ये कार्बन आया ना क्रियात्मक समूह का, इसको मिनिमम नंबर मिल सके, कम से कम नंबर मिल सके, न्यूनतम नंबर मिल सके। समझ गए? तो क्या मैं इधर बोलूं 1 2 3 और 4? ठीक है सर, आप एक तरीके से नंबरिंग कर रहे हो जिसमें इसको कितना नंबर मिल रहा है? क्रियात्मक समूह के कार्बन को 4। ठीक है, लेकिन सर मैं एक तरीके से और नंबरिंग कर सकता हूँ। कैसे? इधर ऐसे देखो, 1 2 3 4 5, इधर 5 मिल रहा है और इधर 1 मिल रहा है। तो मैंने क्या, कौन सा वाला नियम फॉलो हो रहा है? किधर से हम काउंटिंग कर रहे हैं? इधर से काउंटिंग कर रहे हैं या फिर इधर से काउंटिंग कर रहे हैं? जो फॉलो कर रही है किस चीज को कि न्यूनतम नंबर मिलना चाहिए फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह के कार्बन को। सर जो इधर से हम काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे वाले में देखो, एक बार आप ट्राई करके देखो दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्या इसमें क्रियात्मक समूह है? हाँ, इसमें क्रियात्मक समूह है। क्या इसमें बहुबंध है? नहीं, इसमें बहुबंध नहीं है। तो सर सीधी एक चेन सेलेक्ट कर लो आप। ये चेन सेलेक्ट हो गई। चेन सेलेक्ट होने के बाद फिर हम क्या करेंगे? मिनिमम नंबर देंगे। किसको मिनिमम नंबर देंगे? किसके कार्बन को मिनिमम नंबर देंगे? हम मिनिमम नंबर देंगे क्रियात्मक समूह के कार्बन को। तो दिया 1, ठीक है सर, फिर दिया हमने 2, ठीक है सर, फिर दिया हमने 3, ठीक है सर। तो क्या सर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम इधर से नंबरिंग नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं, एक ही बात है वो। ठीक है, फिर तीसरा जो कंसेप्ट आता है वो क्या आता है? देखो तीसरा क्वेश्चन आता है ये वाला। इस तीसरे क्वेश्चन में क्या हमारे पास कोई क्रियात्मक समूह है? बिल्कुल सर है। कौन सा? एल्डिहाइड। हम क्रियात्मक समूह की एक अलग से क्लास बना देंगे जिसमें आप लोगों को नोमेनक्लेचर करना होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्रियात्मक समूह की। देखिए ये तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो ये ग्रुप है ये CHO ग्रुप है जिसे अपन एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो इस कंपाउंड के अंदर क्या क्रियात्मक समूह है? जी सर है। क्या यहाँ पर बहुबंध आपको दिख नहीं होगा? तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, देखिए। तो क्या इसमें क्रियात्मक समूह है? जी सर क्रियात्मक समूह है। क्या इसमें बहुबंध है? बहुबंध तो सर नहीं है। तो क्या मैं सीधी एक श्रृंखला ले सकता हूँ जिसमें मेरे को ज्यादा से ज्यादा कार्बन मिल सके? जी सर ये ले तो ली सर आपने। ठीक है, मैंने ले ली। अब मैं नंबरिंग करूंगा और नंबरिंग कुछ इस तरीके से करूंगा कि जो ये क्रियात्मक समूह है ना, इस क्रियात्मक समूह के कार्बन को न्यूनतम नंबर मिल सके। तो क्या सर न्यूनतम नंबर 1 हो जाएगा? हाँ 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5। ठीक है, तो आपको शायद अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम जनक श्रृंखला सिलेक्ट करेंगे और कैसे हम नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो क्या आएगा हमारे पास? लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट रूल बेसिकली क्यों बनाया गया है? लोवेस्ट लोकेंट रूल का बनाने का तरीका ये होता है कि कभी कभी क्या होता है, देखो माना कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है सर, अब सुनो 1 2, इधर से भी करोगे तो 1 और 2, तो तुम क्या देख रहे हो कि दो सब्स्टिट्यूएंट दूसरे पोजीशन पे आ रहे हैं, दो साइड ग्रुप दूसरी पोजीशन पे आ रही है। तो इस चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए, इस चीज में अंतर लाने के लिए हमारे पास क्या लाया गया? लोवेस्ट लोकेंट रूल लाया गया। अब लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या बोलेगा? देखो लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या बोलेगा? सबकी नजर इधर स्क्रीन पर रखो, नजरें आप देखिए। जनक श्रृंखला में उपस्थित, क्या बोल रहा है ये कि जनक श्रृंखला में उपस्थित प्रतिस्थाई का मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब देखो क्या होगा, जैसे कि माना कि ये हमारे पास एक चेन है। ठीक है सर, एक चेन है, इस चेन के अंदर हमारे पास सीधी चेन है। अब इस चेन की यहाँ पर एक शाखा लग जाएगी, इस चेन की यहाँ पर एक शाखा लग जाएगी। तो ये जो शाखा पर तत्व प्रेजेंट होता है ना, इसे अपन बोलेंगे प्रतिस्थाई। क्या बोलेंगे? प्रतिस्थाई या फिर सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे? प्रतिस्थाई या सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है सर सॉरी। तो क्या था कि जनक श्रृंखला में उपस्थित प्रतिस्थाई बोले तो सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन की पोजीशन को दर्शाता है। क्या? लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या करता है? लोवेस्ट लोकेंट रूल जनक श्रृंखला में उपस्थित प्रतिस्थाई या साइड चेन की पोजीशन को दर्शाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूं, देखो
हम सबसे पहले देखते हैं पेरेंट चेन लेंगे। हम पेरेंट चेन लेने के लिए देखो ना तो इसमें कोई क्रियात्मक समूह है, नहीं हमारे पास इसके अंदर कोई बहुबंध है हमारे पास, तो हम सीधे एक ऐसी श्रृंखला ले लेते हैं जिसके अंदर कार्बन के अणु सबसे ज्यादा हों। तो ये सीधी वाले ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो कोई सी भी ले लें, ठीक है सर ले लो, ये वाली ले लेते हैं, तो ये वाली ले लेते हैं, ठीक है सर ले लिया, ये वाली हमने ले ली। अब अगर मैं इसकी नंबरिंग करना चाहूंगा तो नंबरिंग करने के लिए मेरे को देखो क्या तरीका होता है। देखो अब आप कंफ्यूज हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 कितने नंबर पे आ रहा है। देखो इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, 2 कार्बन को इथाइल बोलेंगे, अभी आगे बात करेंगे, आप समझो इसे। यहां पर हमारे पास जो प्रतिस्थाई है वो किस पोजीशन पे आ रहा है, तीसरी पोजीशन पर, और हमारे पास किस पोजीशन पे आ रहा है सर, छठी पोजीशन पर, ठीक है। जब मैंने नंबरिंग इधर से की, क्या की मैंने, जब नंबरिंग मैंने इस तरफ से चालू की है तो मेरे पास जो प्रतिस्थाई है वो 3 और 6 पे आ रहे हैं। दोबारा से इधर देखो, जब मैंने नंबरिंग इधर से की है, जब मैंने नंबरिंग इधर से की है तो मेरे पास प्रतिस्थाई कितने पे आ रहे हैं, 3 पे और 6 पे। सर मैं नंबरिंग इधर से भी तो कर सकता हूँ, ठीक है करो तो भाई। तो जब मैं नंबरिंग इस तरफ से करता हूँ ना, देखो तो 1 2 3 4 5 और 6 और 7, देखो क्या हो रहा है। तो जब मैंने इस तरफ से नंबरिंग की, जब मैंने इस तरफ से नंबरिंग की, एक इधर दिया 2 3 4 5 और 6, तो प्रतिस्थाई कितने पे आ रहे हैं, तो सर मेरे पास प्रतिस्थाई 2 पर और हमारे पास बेसिकली कितने पे आ रहा है, 5 पर, ठीक है। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल लगेगा इस जगह, है ना। आप कंफ्यूज हो गए कि सर अब नंबरिंग किधर से करें, इधर से भी 2 पे आ रहा है, इधर से भी 2 पे आ रहा है, ठीक है, इधर से 3 पे आ रहा है, सर इधर से 3 पे आ रहा है, सर इधर से 2 पे आ रहा है ना। तो आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति में दोनों तरफ से नंबरिंग दे लेनी है। जिस जिस पोजीशन पर, जिस जिस स्थान पर हमारे पास बेसिकली प्रतिस्थाई है उनको इस तरीके से लिख लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। इस तरीके से लिखने के बाद आपको प्रथम आगे जाना है, पहली बार आपको कहाँ जाना है, आगे जाना है। जैसे मैं यहाँ पे गया, हाँ सबसे पहले जाना है हमारे पास इस कोष्टक के अंदर, कोष्टक के अंदर घुसते आपको क्या दिखेगा, 3, और इधर कोष्टक के अंदर घुसते दिखेगा 2। तो जो सबसे पहले होगा भाई 3 पहले या 2 पहले, है ना, मतलब 3 बड़ा या 2 बड़ा। आप लोवेस्ट लोकेंट रूल देख रहे हो, तो लोवेस्ट लोकेंट का मतलब होता है सब, जो लोवेस्ट मतलब लोवेस्ट का अर्थ है यहाँ पर जो सबसे कम स्थान पर है ना। तो सबसे कम वाला कौन सा है, 2 वाला, है ना। तो आपको लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाने का देखो सिंपल तरीका ये हो जाएगा कि आपको सबसे पहले क्या कर लेनी है, जो प्रतिस्थाई है ना, मान लिया प्रतिस्थाई, एक प्रतिस्थाई 2 पे आ रहा है, एक प्रतिस्थाई 6 पे आ रहा है, और एक प्रतिस्थाई जब मैं दूसरी तरफ से गिनता हूं तो एक प्रतिस्थाई 3 पे आ रहा है और एक प्रतिस्थाई हमारे पास 4 पे आ रहा है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कोष्टक के अंदर प्रवेश करोगे, कोष्टक के अंदर प्रवेश करते हैं आपको यहाँ क्या दिखेगा, 2, यहाँ पे क्या दिखेगा, 3। तो इन दोनों में जो सबसे छोटा होगा ना, लोएस्ट लोकेंट है, तो लोएस्ट लोकेंट के अंदर लो आ रहा है, लो का मतलब छोटा, होता तो कम है लेकिन यहाँ पर हम समझने के लिए मान लेते हैं छोटा। तो जो सबसे छोटा होगा ना उस वाली गिनती को मानेंगे, ठीक है। मान लिया सर अगर यहाँ पर ऐसा होता 2 4 और 2 और 5, तो फिर हम क्या करते, जैसे हम कोष्टक के अंदर घुसते ना तो 2 आ रहा है, ठीक है, फिर कोष्टक के अंदर घुसते तो 2 आ रहा है, फंस गए, खतरनाक, फंसा दिया सर को, फंसा ही नहीं है। फिर क्या होगा, आप इसके आगे जाओगे, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है 4 और यहाँ पे क्या आ रहा है 5, इन दोनों में लो कौन सा ही है, तो फिर इस वाली नंबरिंग को हम कंसिडर कर लेंगे, ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लाइन है, एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको ध्यान में रखना है कि हमें वही नंबरिंग सही माननी है जिसमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पर मिनिमम कार्बन या मिनिमम नंबर मिले। क्या होता है हमारे पास, बेसिकली क्या बोला मैंने कि हमें वो नंबरिंग सही माननी है जिसमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पर मिनिमम नंबर मिले। अर्थ क्या है जो मैंने अभी आपको समझाया था, देखो कैसे, जैसे माना कि 2 प्रतिस्थाई, एक हमारे पास कंपाउंड है ये 1 2 3 और 4, एक यहाँ पर कार्बन है इसमें और एक यहाँ पर इथाइल है, ठीक है। तो जब मैं इसकी नंबरिंग इस तरफ से करता हूँ, जब मैं इसकी नंबरिंग इस तरफ से करता हूँ तो देखो किस किस पे आएंगे, 2 पर और 3 पर, ठीक है। और जब मैं नंबरिंग इसकी इस तरफ से करता हूँ तो कितने पाएंगे, 3 पे और 4 पर। तो देखो आपको क्या बोला है यहाँ पर कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पर मिनिमम नंबर हो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पर मिनिमम नंबर हो। देखो जैसे ब्रैकेट में गया तो 2 आ रहे हैं, जैसे ब्रैकेट में गया 3 आ रहा है, तो मिनिमम कौन सा, ये वाला। तो नंबरिंग किस हिसाब से होगी, इस हिसाब से, मतलब नंबरिंग किधर से करेंगे हम, फिर नंबरिंग हम इस तरफ से करेंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ठीक है सर। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, नेक्स्ट टॉपिक ये आएगा कि दोबारा से देखेंगे हम एक बार पूरी चीजें। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आईयूपीएसी क्या है।
आईयूपीएसी हमारे पास एक संस्था है जो कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नामांकन के साथ डील करती है। किसके साथ? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नामांकन के साथ डील करती है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने के लिए सबसे पहली स्टेप क्या होती है आपका? जनक श्रृंखला को पहचानना। क्या होती है हमारे पास? जनक श्रृंखला को पहचानना। अब किसी भी जनक श्रृंखला को पहचानने के लिए मैंने आपको 3 स्टेप्स बताई थी। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप क्रियात्मक समूह देखोगे। क्या करोगे आप? क्रियात्मक समूह देखोगे। सबसे पहले क्या करोगे? क्रियात्मक समूह को देखोगे। फिर दूसरे नंबर पे आप क्या करोगे? दूसरे नंबर पर आप बहुबंधों को देखोगे। किसको? बहुबंधों को। किसको? बहुबंधों को। और तीसरे नंबर पे आप क्या करोगे? तीसरे नंबर पर आप कार्बन अणुओं की संख्या को देखोगे। कार्बन एटम्स की संख्या को देखोगे। क्या करोगे? कार्बन एटम्स की संख्या को देखोगे। उसके बाद आप फिर नंबरिंग करोगे। फिर जो अगले स्टेप आएगी इसके बाद वो क्या आएगी? आपकी जनक श्रृंखला का नामांकन। क्या आएगा? जनक श्रृंखला का नामांकन। अब जनक श्रृंखला का नामांकन कैसे करवाया था मैंने आपको? जनक श्रृंखला के नामांकन करने के लिए आपको देखना होगा कि मिनिमम नंबर मिले। क्या हो? मिनिमम नंबर मिले, मिनिमम स्थान मिले क्रियात्मक समूह के कार्बन को। ठीक है सर। देखिए सबसे पहला मैंने बताया था आईयूपीएसी क्या होता है। आईयूपीएसी एक संस्था है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नामांकन के साथ डील करती है। ठीक है सर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नामांकन के साथ कैसे डील करते हैं? सबसे पहला हम निकालेंगे साहब कि ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये जनक श्रृंखला है। उस जनक श्रृंखला का फिर हम करेंगे नामांकन। नामांकन करने के बाद का अगला स्टेप क्या होगा? देखो नामांकन करने के बाद का अगला स्टेप क्या होगा? ये देखिए फिर आएगा हमारे पास लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट रूल यही बोलता है कि हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ना, मतलब जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वहां पर मिनिमम नंबर को सिलेक्ट करना है, या जो कार्बन मिनिमम नंबर पे आ रहा है उस हिसाब से नंबरिंग करनी है। लोवेस्ट लोकेंट रूल ये बोलता है। ठीक है। प्रीफिक्स रूल या अल्फाबेटिकल रूल क्या बोलेगा? प्रीफिक्स रूल या अल्फाबेटिकल रूल ये बोलेगा देखो अगर मैं इसको पेरेंट चेन मान लूं, अगर मैं इसको पेरेंट चेन मान लूं, नाम देना गिनती करना शुरू करूं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर से करूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। तो जब मैंने इधर से गिनती की तब तो हमारे पास बेसिकली 3 पर मिथाइल आ रहा था और 6 पर इथाइल आ रहा था। जब मैंने इधर से गिनती की तो 3 पर इथाइल और हमारे पास बेसिकली कितने पे? 3 पे इथाइल और 6 पर हमारे पास क्या आ रहा है? मिथाइल आ रहा है। तो सर दिक्कत होगी। अब दिक्कत हो गई तो फिर इस चीज को हम कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करेंगे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। मतलब हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से मतलब ये होता है कि ए बी सी डी ई इस ऑर्डर के हिसाब से, इसे अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलेंगे कि सी से ज्यादा वरीयता बी को मिलेगी और बी से ज्यादा ए को मिलेगी। उसी तरह इथाइल और मिथाइल हम देख लेंगे। इथाइल और मिथाइल, इथाइल के अंदर ई आ रहा है, मिथाइल में एम आ रहा है। ज्यादा वरीयता किसे मिलेगी? इस इथाइल को मिलेगी। किसे मिलेगी? इस इथाइल को मिलेगी। किसे मिलेगी? इस इथाइल को वरीयता मिल जाएगी। ठीक है सर। अगर इथाइल को वरीयता मिल गई, अगर इथाइल को वरीयता मिल गई तो हम नाम कैसे देंगे? देखो नाम देने का तरीका अब ऐसे हो जाएगा। इथाइल को वरीयता मिल गई तो हम क्या करेंगे? फिर नंबरिंग इधर से देंगे जहां से इथाइल का कार्बन सबसे कम पोजीशन पे आ रहा हो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। समझे? ठीक है सर। अब यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, उस नोट में क्या लिखा हुआ देखिए। नोट में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि यदि कहां पर, यदि एन, यदि इन, यदि आइन के बाद में ए ई आई ओ या यू आ जाए तो हम एन का ई काट देते हैं। ठीक है सर। इन का हम भी ई काट देते हैं और आइन का भी ई काट देते हैं। समझ में आ गया? देखो क्या बोला मैंने कि कभी भी हमारे पास एल्केन का ए नहीं आ जाए, एल्कीन का ई एन ई आ जाए, एल्काइन का वाई एन ई आ जाए और उनके जस्ट बाद में ए ई आई ओ या यू आ जाए तो हम इनके अंत के ई को काट देते हैं, नाम लिखते हैं। हालांकि ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस चीज़ का कोई काम नहीं है, लेकिन अगर आप में से कोई स्कूल का बच्चा ऐसे देख रहा है तो उसके स्कूल एग्जामिनेशंस में जब उनको नाम लिखना होता है, हाथ से नाम लिखना होता है सब्जेक्टिव पेपर्स में, तो वहाँ पर ये चीज़ें काम में आती हैं। जो अब हम अगला टॉपिक देखेंगे कि आइजो नियो या साइक्लो को, आइजो नियो या साइक्लो को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से
लेते हैं, किस हिसाब से लेते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी सेकेंडरी, टर्शियरी या फिर एक्टिव हो तो उसे अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नहीं लेते। दोबारा से देखेंगे हमारे पास अल्फाबेटिकल या प्रीफिक्स रूल के हिसाब से क्या होता है कि नामांकन या फिर नंबरिंग उधर से की जाती है जहां पर अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी देखने को मिलेगी। दूसरा आता है हमारे पास कि अगर एन, इन और आइन, एन, इन और आइन के बाद अगर ए, आई, ओ, यू आ जाए तो हम एन का ई हटा देंगे, इन का भी ई हटा देंगे और आइन का भी ई हटा देंगे, ठीक है सर। आइजो नियो साइक्लो को अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही देखने को मिलेगा, है ना। आइजो नियो या साइक्लो को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से देखेंगे। सेकेंडरी, टर्शियरी, एक्टिव को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नहीं देखेंगे, ठीक है सर। अब अगला कंसेप्ट क्या आता है, अगला कंसेप्ट ये आता है कि यदि सिंपल साइड चेन है, अगर सिंपल साइड चेन है तो डाई, ट्राई, टेट्रा हमारे पास आ जाए। अगर सिंपल साइड चेन के अंदर डाई, ट्राई या टेट्रा आ जाए तो वहां पर हम क्या करेंगे, सिंपल साइड चेन का मतलब होगा कुछ ऐसा, ये सिंपल साइड चेन है, इनमें ये जो साइड में लगी हुई चेन है ना, ये श्रृंखलाएं लगी हुई है साइड में, सिंपल साइड श्रृंखला कहलाती है। क्या कहलाती है, सिंपल साइड श्रृंखला कहलाती है। क्या कहलाती है, ये सिंपल साइड श्रृंखला कहलाती है। तो जब भी सिंपल साइड श्रृंखला की बात की जाए, ये क्या है, सिंपल साइड श्रृंखलाएं हैं, तो जो सिंपल साइड श्रृंखलाएं हैं वहां पर डाई, ट्राई, टेट्रा हो तो उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ले लिया जाता है। किसके हिसाब से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिया जाता है। किंतु अगर कॉम्प्लेक्स साइड चेन है और वहां पर डाई, ट्राई, टेट्रा है तो वहां पर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नहीं लेते। क्या नहीं करते, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नहीं लेते। लेकिन क्या बिस, ट्राइस, टेट्राकिस और पेंटाकिस ये क्या है, ये आगे आपके पास काम में आएंगे। कभी भी आपके पास कॉम्प्लेक्स श्रृंखला आ जाए, कॉम्प्लेक्स श्रृंखला का मतलब ये होता है कि श्रृंखला के अंदर भी श्रृंखला, क्या होता है, श्रृंखला की साइड चेन है, ठीक है। अगर ये हमारे पास ये वाला पोर्शन नहीं होता ना तो ये सिंपल साइड चेन कहलाती है, लेकिन अगर इसके अंदर भी हमारे पास श्रृंखला बन गई तो ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी कॉम्प्लेक्स साइड चेन आ जाए और कॉम्प्लेक्स साइड चेन के अंदर जैसे कि 2 मिथाइल आ गए तो वहां पर हम डाई, ट्राई यूज नहीं करते, वहां पर हम यूज करते हैं बिस, ट्राइस, टेट्राकिस, पेंटाकिस। ये चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, कॉमन या साधारण नाम पद्धति के अंदर ये चीजें आती है तो वहां पर हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। तो जो आईयूपीएससी नामांकन हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है, हमेशा हमें याद रखना है कि जो आईयूपीएससी नामांकन होता है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से होता है। क्या होता है, आईयूपीएससी नामांकन अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से होता है। तो क्या सर यहाँ पर आपने बताया नहीं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से चलेगा या नहीं चलेगा, देखो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नहीं चलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आएगा सर, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वही वाला रूल, है ना। कौन सा वाला रूल, मैंने बताया था आपको कि पीडब्ल्यूएस रूल आपको देखना है, पैसे वैसे से, P4 पैसे से P, वैसे से W और से S। तो सबसे पहले हमारे पास क्या जाएगा, प्रीफिक्स। क्या जाएगा, प्रीफिक्स। जैसे उत्सर्ग और प्रत्यय होते हैं ना, तो प्रीफिक्स वो होता है जो आगे की तरफ लगेगा। क्या होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स वो होता है जो आगे की तरफ लगता है। प्रीफिक्स भी 2 तरीके से होंगे, पहला होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स और पहला होगा प्राइमरी प्रीफिक्स। तो जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है ना वो किसे दिखाएगा, साइड चेन या प्रतिस्थाई या सब्स्टिट्यूएंट के लिए प्रयोग में करते हैं। किसको, सेकेंडरी प्रीफिक्स को, किसको, सेकेंडरी प्रीफिक्स को। जैसे कि हमारे पास सिंपल साइड चेन हो गई तो सिंपल साइड चेन के अंदर जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा वो होगा डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा। और ठीक है, तो देखिए जो सिंपल साइड चेन की बात की गई थी हमारे पास, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका कि एक होती है सिंपल साइड चेन। ये क्या है, कंसेप्ट आपको पता होंगे पहले से, बट मैं एक बार आपको ढंग से बता देता हूँ। देखो सिंपल साइड चेन का मतलब क्या होगा, माना कि एक कार्बन की चेन है, माना कि एक कार्बन की चेन है। इस कार्बन की चेन के अंदर ये देखो आपको इस एक कार्बन की जो श्रृंखला है ना वहां पर इस बिल्कुल सिंपल सा हमारे पास एक ब्रांचेस देखने को मिल रही है। तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, बेसिकली सिंपल साइड चेन। क्या बोलेंगे, बेसिकली सिंपल साइड चेन, ठीक है सर। तो कॉम्प्लेक्स साइड चेन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स साइड चेन क्या होती है ना। अब कॉम्प्लेक्स साइड चेन का मतलब होता है, माना कि एक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये ब्रांचें हैं, तो इन ब्रांचों की भी काफी सारी ब्रांचें जो निकल जाती है ना उन्हें अपन क्या बोलेंगे, उन्हें अपन बोलेंगे बेसिकली कॉम्प्लेक्स साइड चेन। अब ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन का समझ में आ गया कि अब कॉम्प्लेक्स साइड चेन में क्या होता है, जैसे यहाँ पर 2 मिथाइल आ गए, है ना, तो इन 2 मिथाइल्स की जगह हम डाई यूज ना करके यहाँ पर यूज करेंगे बिस। क्या यूज करेंगे, यहाँ पर बिस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बेसिकली बिस यूज करते हैं, ठीक है सर। बिस का भी समझ में आ गया। तो अभी हम कुछ समय पहले आईयूपीएससी नामांकन में जो चीज डिस्कस कर रहे थे वो था हमारे पास पीडब्ल्यूएस रूल।
पीडब्ल्यूएस रूल के अंदर सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, पीडब्ल्यूएस रूल के अंदर देखो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास प्रीफिक्स। प्रीफिक्स वो चीज होती है जो आगे की तरफ लगती है। प्रीफिक्स भी हमारे पास बेसिकली दो तरीके के हो सकते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स और एक होता है हमारे पास बेसिकली कैसा, प्राइमरी प्रीफिक्स या 1 डिग्री प्रीफिक्स। क्या होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स या प्राइमरी बोले तो 1 डिग्री प्रीफिक्स। अब जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है वो हमारे पास होता है जैसे कि डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, पेंटा, हेप्टा। उसी तरह हमारे पास जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, अब प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा सुनो, प्राइमरी प्रीफिक्स होता है जैसे कि साइक्लो, बाईसाइक्लो। क्या होगा हमारे पास, जैसे कि अगर वो कंपाउंड साइक्लिक चक्रीय कंपाउंड है तो उसे अपन बोलेंगे साइक्लो। हो सकता है वो कंपाउंड कैसा हो, बाईसाइक्लो। हो सकता है वो कंपाउंड कैसा हो, स्पाइरो। समझ में आ गया, ठीक है सर। ये उसके बाद हमारे पास आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब क्या हो जाएगा, वर्ड रूट का मतलब ये होगा कि किसी कंपाउंड के अंदर माना कि एक कार्बन है, अगर एक कार्बन उस कंपाउंड के अंदर है तो उसके अंदर हम यूज में लेंगे मेथ। क्या यूज में लेंगे, मेथ। अगर दो कार्बन है उस कंपाउंड के अंदर तो उसके लिए हम क्या यूज में लेंगे, एथ। क्या यूज में लेंगे, एथ। अगर उस कंपाउंड के अंदर 3 कार्बन है तो हम क्या यूज में लेंगे, हमारे पास बेसिकली प्रोपेन। क्या यूज में लेंगे, सॉरी प्रोप। क्या यूज में लेंगे, प्रोप। अगर उस कंपाउंड में टोटल 4 कार्बन है तो वहां हम यूज में लेंगे बेसिकली क्या, ब्यूट। उस कंपाउंड में अगर 5 कार्बन है तो हम यूज में लेंगे पेंट। 6 कार्बन के लिए क्या यूज में लेंगे, 6 कार्बन के लिए यूज में लेंगे हम हेक्स। क्या यूज में लेंगे, हेक्स। 7 कार्बन के लिए हम यूज में लेंगे हेप्ट। क्या यूज में लेंगे, हेप्ट। 8 कार्बन के लिए हम यूज में लेंगे ऑक्ट। क्या लेंगे, ऑक्ट। 9 कार्बन के लिए यूज में क्या लेंगे हम बेसिकली, नॉन। क्या यूज में लेंगे, NON, नॉन। और जो हमारे पास 10 नहीं होता इसमें 0 हो सकता है, तो 0 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि 0 कार्बन नहीं। 0 के लिए कुछ भी हम यूज में नहीं लेते, हम यहाँ पर यूज में लेंगे 10 के लिए। 10 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, डेकेन। क्या हो जाएगा हमारे पास, डेक। 10 के लिए क्या हो जाएगा, डेक। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। इसके खत्म होने के जस्ट बाद जो पी हो गया, प्रीफिक्स। पी हो गया, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स दो तरीके के हो सकते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है ना, तो जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है वो होता है डाई, ट्राई, डाई, ट्राई, हमारे पास टेट्रा, हेक्सा, पेंटा। उसी तरह जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स होता है हमारे पास जैसे कि बाईसाइक्लो, साइक्लो, स्पाइरो, एटसेट्रा। फिर आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट में अगर एक कार्बन है तो हमारे पास बोलेंगे मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो हमारे पास बेसिकली 4 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, 4 कार्बन को, 4 कार्बन को बोलेंगे टेट्रा। क्या बोलेंगे, 4 कार्बन को टेट्रा नहीं, 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट। क्या बोलेंगे, ब्यूट। 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन। ठीक है सर, मैंने यहां पर, ठीक है। उसके बाद अंतिम आता है जिसे अपन बोलेंगे सफिक्स। क्या बोलेंगे बेसिकली, सफिक्स। अब ये सफिक्स किस चिड़िया का नाम है, सफिक्स का मतलब होगा जो अंत में लगेंगे। अब सफिक्स भी दो तरीके के हो सकते हैं, 1 डिग्री सफिक्स और दूसरा हो सकता है हमारे पास 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, अब जो 1 डिग्री सफिक्स होंगे वो कौन से होंगे, 1 डिग्री सफिक्स हो जाएंगे हमारे पास, एक टेबल आएगी पूरी की पूरी जिसमें जैसे कि कोई सा भी अगर क्रियात्मक समूह हो गया तो वो क्रियात्मक समूह का क्या सफिक्स होगा और उस क्रियात्मक समूह का क्या प्रीफिक्स होगा वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इसके जस्ट बाद में देखो, सफिक्स का कंसेप्ट ऐसे समझना होगा कि जो पीडब्ल्यूएस रूल है ना, उस पीडब्ल्यूएस रूल में क्या होता है, सबसे पहले आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद पीडब्ल्यूएस रूल में आएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद पीडब्ल्यूएस रूल में आएगा बेसिकली सफिक्स। ठीक है, तो जो सफिक्स होगा वो लगेगा अंत में। सफिक्स को देखने के लिए हमें एक पूरी टेबल देखनी होगी। उस पूरी टेबल के अंदर हमारे पास 10 से 12 क्रियात्मक समूह होंगे। उन क्रियात्मक समूह अगर हमारे पास किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो क्रियात्मक समूह दिए हुए हैं तो हम उनको किस तरीके से सफिक्स बनाएंगे, उनका किस तरीके से हमारे को प्रीफिक्स यूज में हम लेंगे, वो सब कुछ हम अगली क्लास में देखेंगे। तो तब तक बच्चों ध्यान रखिए, ये क्लास हम थोड़ी सी छोटी रखेंगे। अगली क्लास के अंदर हम आगे से अगली क्लास के अंदर हमारे को देखना है कि सफिक्स क्या होंगे, प्रायोरिटीज क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी क्या होती है, क्रियात्मक समूह की प्रायोरिटी क्या होती है। तो धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास को अच्छे से देखिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद आपका समय देने के लिए।